इससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप जितने उत्साह से समिति को चला रहे हैं उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। आप जैसे उत्साही युवकों का ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि मैं किस इरादे से आया हूँ। अगर मुझे धन या जायदाद की परवाह होती तो यहाँ ना आता। मेरी दृष्टि में चरित्र का जो मूल्य है वह और किसी वस्तु का नहीं। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, मैं तो अभी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदा, ऐसी बात तो नहीं। इस वक्त भी जितने आदमी सेवा कार्य कर रहे हैं वे प्रायः सभी बाल बच्चों वाले आदमी हैं। चक्रधर, इसी से तो सेवा कार्य इतना शिथिल है। यशोदा, मैं समझता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हो तो पुरुषों के कामों में बाधक स्त्री सहायक हो जाती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। उसे कपड़े का शौक नहीं, गहने का शौक नहीं, अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने की धुन नहीं। आपके साथ वह मोटे से मोटे वस्त्र और मोटे से मोटे भोजन में संतुष्ट रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है। घर के कामों में इतनी कुशल है कि मैं नहीं समझता हूँ उसके बिना मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। मेरी 2 बहुएं हैं, लड़की की माँ है, किंतु सब की सब फुहड़, किसी में भी वह तमीज नहीं। रही शक्ल सूरत, वह भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यह कहकर यशोदानंदन ने कहार से तस्वीर मंगवाई और चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। लड़के को क्या खबर है कि मुझे बहू कैसी मिलेगी। स्त्री में कितने ही गुण हो, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद ना आई तो वह उसकी नजरों से गिर जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि वर और कन्या में 2-4 मुलाकात भी हो जाना चाहिए। कन्या के लिए तो वह अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद ना आई तो वह और शादियां कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद ना आया तो उसकी सारी उम्र रोती ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तस्वीर क्यों कर ध्यान से देखूं। वह देखते शर्म आती थी। मेहमान की अकेला छोड़कर घर में न जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन ना रह गया। पान की तस्तरी और तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। चाहते थे कि अपने कमरे में जाकर देखे कि निर्मला ने पूछा, क्या बातचीत हुई? कुछ देंगे दिलाएंगे कि वही 51 रुपए वाले में हैं? चक्रधर ने उग्र होकर कहा, अगर तुम मेरे सामने देने दिलाने का नाम लोगी तो जहर खा लूंगा। निर्मला, वाह रे, तो क्या 25 बरस तक यूं ही पाला पोसा है क्या? मुंह धो रखे। चक्रधर, तो बाजार में खड़ा करके बेच क्यों नहीं लेती? देखो कै टके मिलते हैं। निर्मला, तुम तो अभी से ससुर के पक्ष में मुझसे लड़ने लगे। ब्याह के नाम में ही कुछ जादू है क्या? इतने में चक्रधर की छोटी बहन मंगला तस्तरी में पान रखकर उनको देने लगी तो कागज में लिपटी हुई तस्वीर उसे नजर आई। उसने तस्वीर ले ली और लालटेन के पास जाकर बोली, यह बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, देखो कितनी सुंदर है। निर्मला ने जाकर तस्वीर देखी तो चकित रह गई। उसकी आंखें आनंद से चमक उठी। बोली, बेटा तेरे भाग्य जाग गए। मुझे तो कुछ भी ना मिले तो भी इससे तेरा ब्याह कर दूं। कितनी बड़ी बड़ी आम की फांक सी आंखें हैं। मैंने ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी। चक्रधर ने समीप जाकर उड़ती हुई नजरों से तस्वीर देखी और हंसकर बोले, लाखवारी ईंट की सी तो मोटी नाक है,
उस पर कहती हो कितनी सुंदर है निर्मला। चल, दिल में तो फूला ना समाता होगा, ऊपर से बातें बनाता है। चक्रधर, इसी मरे मैं नाम आता था, लाओ लौटा दूं। निर्मला, तुझे मेरी ही कसम है, जो भांजी मरे मुझे तो इस लड़की ने मोह लिया। चक्रधर पान की तस्तरी और तस्वीर लेकर चले, पर बाहर ना जाकर अपने कमरे में गए और बड़ी उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली है, मानो वह उनसे कुछ कह रही है। उन्होंने तस्वीर को उलट कर रख दिया और चाहा कि बाहर चला जाऊं, लेकिन दिल न माने। फिर तस्वीर उठा ली और देखने लगे। आंखों को तृप्ति ही न होती थी। उन्होंने अब तक जितनी सूरत देखी थी उनमें इसकी तुलना करने लगे। मनोरमा ही इससे मिलती थी। आंखें दोनों की एक सी है, बाल नेत्रों के समान विहंसते, वर्ण भी एक से है, नक सिख बिल्कुल मिलता जुलता, किंतु यह कितनी लज्जाशील है, वह कितनी चपल। यह किसी साधु की शांति कुटीर की भांति लताओं और फूलों से सज्जित है, वह किसी गगन स्पर्शी शैल की भांति विशाल। यह चित्त को मोहित करती है, वह प्रबुद्ध करती है। यह किसी पालतू पक्षी की भांति पिंजरे में गाने वाली, वह किसी अन्य पक्षी की भांति आकाश में उड़ने वाली। यह किसी कवि कल्पना की भांति मधुर और रसमयी, वह किसी दार्शनिक तत्व की भांति दुर्बोध और जटिल। चित्र हाथ में लिए चक्रधर भावी जीवन के मधुर स्वप्न देखने लगे। क्या ध्यान ही ना रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत भविष्य भूल वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वह इस चित्र की मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग की। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी वज्रधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रसीला ना था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। चक्रधर डरे कि दादा इस समय कहीं गाने ना लगे तो नाहक बद्ध हो। जाकर उनके कान में कहा, आप ना गाइएगा। संगीत से रुचि थी, पर यह असह्य था कि मेरे पिता की कथकों के साथ बैठकर एक प्रतिष्ठित मेहमान के सामने गाए। जब साल मिल गया तो झिंकू ने कहा, तहसीलदार साहब पहले आप ही की हो जाए। चक्रधर का दिल धड़कने लगा, लेकिन मुंशी जी ने उनकी ओर आश्वासन की दृष्टि से देखकर कहा, तुम लोग अपना गाना सुनाओ, मैं क्या गाऊं? झिंकू, वाह मालिक वाह, आपके सामने हम क्या गाएंगे? अच्छे अच्छे उस्तादों की तो हिम्मत नहीं पड़ती। वज्रधर अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठते थे। 2-4 बार तो नहीं कि फिर ध्रुपद की एक गत छेड़ ही दी। पंचम स्वर था, आवाज फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांस कर गला साफ करते थे। क्या कहना है तहसीलदार साहब? ओहो! मुंशी जी को गाने की धुन सवार होती थी तो जब तक गला ना पड़ जाए चुप न होते थे। गत समाप्त होते ही आपने सुर का पद छेड़ दिया और देश की धुन में गाने लगे।